नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वर्षगांठ पर आज सवेरे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने कहा, सैनिकों का बलिदान हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और ये कृतज्ञ राष्ट्र सदैव उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा। पश्चिम बंगाल में भी आज विजय दिवस आयोजन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस अवसर पर थल सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश सरकार को धन्यवाद दिया, जिसने कोरोना की स्थिति के बावजूद बांग्लादेश से स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रतिनिधिमंडल यहां भेजा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेनाएं आतंकवादी गतिविधियों का मिलकर मुकाबला कर रही हैं। जनरल चौहान ने कहा कि चीनी सीमा पर स्थिति अब काफी सामान्य है, हालांकि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1971 में आज ही के दिन केवल 13 दिन के युद्ध के बाद संप्रभु राष्ट्र बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया था। इस युद्ध से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में अपने ही नागरिकों पर पाकिस्तान के अत्याचारों का पर्दाफाश हुआ था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान की समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी राजनीतिक और राजनयिक प्रयास विफल होने के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी। 1971 के युद्ध को सबसे छोटे यानी कम समय तक चले युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध ने दक्षिण एशिया का भौगोलिक और राजनैतिक परिदृश्य बदल कर रख दिया था। युद्ध की घोषणा के केवल 3 दिन बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विजय दिवस पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात एक फीचर प्रस्तुत करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटर्स पर सुना जा सकेगा। हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इसे सुन सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वो किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वस्त करती रहेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल भी वर्षों से मांग करते रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का उद्घाटन समारोह अगले महीने की 16 तारीख को गोवा में होगा। उन्होंने CII के बिग पिक्चर शिखर सम्मेलन 2020 के उद्घाटन भाषण में कहा कि ये समारोह अलग अलग तरीकों से होगा। उद्घाटन और समापन समारोह वास्तविक रूप से, जबकि महोत्सव के बाकी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रसारण में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए लोक प्रसारक और निजी प्रसारकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री वेम्पटी ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने और भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाले देशों के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को हासिल किया जा सकेगा। शिखर सम्मेलन का इस वर्ष का विषय है अधिक बड़ी
रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार उपभोक्ता अनुभव को एक नया आकार देना। ये समाचार ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ अपनी हाल की टेलीफोन वार्ता का उल्लेख करते हुए कोविड पश्चात की दुनिया में भारत ब्रिटेन साझेदारी के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया। विदेश मंत्री रॉब ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का संदेश श्री मोदी को देते हुए ब्रिटेन द्वारा हाल ही में आयोजित जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साझा मूल्यों और हितों के आधार पर भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर ब्रिटेन की सरकार खास ध्यान देती है। श्री रॉब ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का एक पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा, जिसमें सन 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाले 7 देशों के समूह की बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया। कल श्री रॉब ने पुष्टि की थी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले महीने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। कल 33,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अभी तक 94,56,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से निजात पा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 26,382 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कल 387 मौतों के साथ इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो चुकी है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,000 से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का 7वें चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दोपहर 1 बजे तक 47.43% मतदान हुआ। जम्मू डिवीजन में 59.9% और जम्मू घाटी में 32.41% मतदान की खबर है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकाकरण किए जाएंगे। टीका लगने के बाद लोगों की 30 मिनट तक निगरानी भी अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभावना से निपटने को तैयार रहने को कहा है और उनसे हर ब्लॉक में इस समस्या से निपटने के लिए कम से कम एक केंद्र स्थापित करने को कहा है। कोविड का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 50 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसके बाद 50 से कम आयु वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई अपनी समय सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने बताया कि सुधारों को लागू करने के बारे में जिन राज्यों की सिफारिशें अगले साल 15 फरवरी तक प्राप्त हो जाएंगी, वे संबंधित लाभ के लिए पात्र समझे जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा सुधारों के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। ये हैं एक देश एक राशन कार्ड, कारोबार सुगमता, शहरी स्थानीय निकाय और जनोपयोगी तथा बिजली क्षेत्र। सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्य 2 तरह के लाभ के पात्र हैं। इन राज्यों को हर सुधार को पूरा करने के लिए उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.25% के बराबर अतिरिक्त ऋण की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के तहत राज्यों को सभी 4 सुधार करने पर 2,14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण भी उपलब्ध होगा। अफगानिस्तान में काबुल के डिप्टी गवर्नर महबूबुल्ला मोहेबी की कल एक कार बम धमाके में मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि श्री मोहेबी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कार्यालय की ओर जा रहे थे। हमले में 2 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए, लेकिन विस्फोट की अभी तक किसी ने
जिम्मेदारी नहीं ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दिन रात का ये मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स को शामिल किया गया है। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली भारतीय टीम में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं, जबकि समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना किसानों को गुमराह करने की साजिश की जा रही है और अब हर शंका के समाधान के लिए सरकार तैयार है, अमर उजाला सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, आंदोलन की राह में प्रधानमंत्री का साइन बोर्ड, गुमराह न हो। दैनिक जागरण ने उनके इस बयान को पहली खबर बनाया है। 24 घंटे किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, देश में सर्विस सेक्टर से हट रहा है ध्यान, अब कृषि कारोबार बना मुनाफे का क्षेत्र। पत्र के अनुसार अगले 2 साल के दौरान देश में कृषि कारोबार में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़त का अनुमान। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का मुख्य अतिथि के रूप में भारत के निमंत्रण को स्वीकार किए जाने पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, ब्रिटेन के साथ संबंधों के नए युग की शुरुआत। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत ब्रिटेन रिश्तों की मजबूती के लिए 10 वर्षीय रोड मैप पर सहमत। आतंकवाद और कट्टरपंथ की चुनौतियों पर जताई चिंता। राष्ट्रीय सहारा ने बड़ी राहत शीर्षक से लिखा है, 5 महीने बाद 23,000 से भी कम केस। कोरोना के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा, जनसत्ता की खबर है। पत्र आगे लिखता है, सरकार ने जनवरी में बजट सत्र की बैठक बुलाने का सुझाव दिया। नवभारत टाइम्स की खबर है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल समाप्त। दैनिक जागरण ने लिखा है, अमेरिका और ब्रिटेन में कई इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर कसा शिकंजा, अब नुकसानदायक सामग्री परोसने पर करना होगा कड़े कानून का सामना। शीतलहर से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पत्र ने आगे लिखा है, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़का। हिंदुस्तान का अनुमान है, राजधानी में अगले 3 दिन और शीतलहर चलेगी। जनसत्ता की खबर है, इंजीनियरिंग के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा जेईई मेन परीक्षा का आयोजन अगले साल 4 बार होगा। पहला आयोजन फरवरी में होगा। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान बाइडेन पर अंतिम मुहर शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन की जीत तो पहले ही तय हो गई थी, बल्कि दुनिया भर के शासनाध्यक्षों और राष्ट्र प्रमुखों ने उन्हें अपनी बधाइयां भी संप्रेषित कर दी थीं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नतीजों को मानने से इनकार करने, इसे वैधानिक चुनौती दिए जाने और व्हाइट हाउस खाली न करने संबंधी बयानों ने एक भ्रम का माहौल खड़ा कर दिया था। पर अब इलेक्टोरल कॉलेज में बाइडेन की भारी जीत के साथ ही तमाम आशंकाएं तिरोहित हो गई हैं और ट्रंप युग का विधिवत अवसान हो गया है। इसके पहले शनिवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी, जब उसने सर्वसम्मति से टेक्सास की तरफ से दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
साफ है, ट्रंप एक जिद की लड़ाई लड़ रहे थे और उसका अंजाम यही होना था। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हमेशा विवाद रहित होते रहे हों, पर पिछले 2 चुनावों से जिस तरह के विवाद पैदा हुए, उनसे इस देश की छवि को खासा नुकसान पहुंचा है। और ये न सिर्फ अमेरिकियों बल्कि शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की सराहना करने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता की बात है। शायद यही कारण है कि निर्वाचक मंडल में जीत के बाद बाइडेन ने बेहद तल्ख लहजे में ट्रंप पर निशाना साधा। एक सफल लोकतंत्र का आकलन ही इस कसौटी पर होता है कि वहां जनादेश का सम्मान करते हुए सत्ता का निर्विवाद हस्तांतरण हुआ या नहीं। ये कहने में कोई संकोच नहीं कि यूरोपीय अमेरिकी लोकतंत्र इस मर्यादा का बखूबी पालन करते रहे हैं, बल्कि कई बार तो अंकगणित के मामूली फर्क पर भी वहां सरकारें अपना तय कार्यकाल पूरा कर सकीं। इसी की दुहाई के साथ पश्चिमी देश दुनिया की अलग अलग शासन प्रणालियों और सरकारों को नसीहतें भी बांटती रही हैं। लेकिन इस बार अमेरिका में जिस तरह जनादेश को नकारने की कोशिशें हुईं और ट्रंप समर्थकों ने सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन किए, उनसे उजागर हुआ कि अमेरिकी समाज कितने गहरे विभाजित हो चुका है। विडंबना ये है कि जनादेश विरोधी ये आचरण उस रिपब्लिकन पार्टी ने किया है जो राष्ट्रवादी होने का दंभ भरती है। हिंदी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र दैनिक जागरण उत्साहजनक संकेत शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि कोरोना संकट के इस दौर में उपभोक्ताओं को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण के एक ऐसे निष्कर्ष सकारात्मक वातावरण निर्मित करने वाले हैं कि इस वर्ष अप्रैल की तुलना में नवंबर माह में उपभोक्ता कहीं अधिक आशावादी रहे। ये सर्वे ये भी इंगित करता है कि आने वाले समय में उपभोक्ता खरीदारी को लेकर कहीं अधिक उत्साह दिखाएंगे। निसंदेह ऐसा होने से न केवल आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से उबारने में मदद भी मिलेगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अक्टूबर माह में कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। इस वित्तीय वर्ष ये लगातार दूसरा माह रहा जब औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और ऑटो सेक्टर में भी सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपने अनुमान को संशोधित किया है। उसने ये भी उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से बेहतर नतीजे हासिल कर रही है और आने वाले समय में विकास दर में तेजी आएगी। हिंदी दैनिक जनसत्ता रिश्तों की रणनीति शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि आगामी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लिए भारत के महत्व को रेखांकित किया है। ऐसा इसलिए भी है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को ब्रिटेन अच्छी तरह देख समझ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्विक पटल पर भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन से कई मुद्दों पर बात की थी और दोनों देशों के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की थी। सामयिक वार्ता, विषय भारत और अफ्रीका का स्वास्थ्य सम्मेलन। आलेख समाचार विश्लेषक पद्म सिंह का, वाचन स्वर नीलम मलकानिया का, 16 दिसंबर 2020 के लिए। भारत सरकार, इथियोपिया, अफ्रीकी संघ और अन्य साझेदारों ने भारत और अफ्रीका स्वास्थ्य सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत के विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन, इथियोपिया सरकार की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर लिया टाडासे, अफ्रीकी संघ आयोग से सामाजिक मामलों की मंत्री अमीरा अल्फाडिल, भारत और अफ्रीका मिशन में डीन आलेम से वलमरियम और भारत, इथियोपिया तथा अफ्रीकी संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
साझे मूल्यों, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष और लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों की वजह से भारत का अफ्रीकी देशों के साथ विशेष संबंध रहा है। भारत की स्वाधीनता के बाद अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्तों में बहुत बदलाव आया और क्षेत्रीय तथा वैश्विक संदर्भों में लंबी साझेदारी से ये संबंध और भी मजबूत हुए। आज भारत और अफ्रीका के विकासशील देश कोविड-19 महामारी का सामना कर रहे हैं, जिसका असर न सिर्फ लोगों के जीवन पर पड़ रहा है बल्कि उनकी आजीविका भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कोविड-19 महामारी ने विशेष तौर से स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ सभी क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और लचीलापन लाने के महत्व को रेखांकित किया है। इसने देशों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल संरचना की जरूरतों का आकलन करने, दवाओं की उपलब्धता और मूल्यों पर ध्यान देने और बेहद जरूरी चिकित्सा देखभाल उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। दुनिया ने ये भी महसूस किया है कि अब और अधिक विश्वसनीय तथा सक्षम पक्षों की जरूरत है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन दर्शन में भरोसा करने वाला भारत एक जिम्मेदार साझेदार की भूमिका निभाने का इच्छुक भी है और इसकी क्षमता भी रखता है। महामारी के बावजूद बढ़ती वैश्विक मांग को पूरी करने के लिए भारत तेजी से अपने औषधि उत्पादन को बढ़ाने में कामयाब रहा। हमने 35 अफ्रीकी देशों समेत 150 देशों को दवाएं भेजी और मुश्किल में फंसे अपने मित्र देशों में चिकित्सा दल भी भेजे। जरूरत में फंसे देशों की आगे बढ़कर मदद करने की वजह से भारत को आज दुनिया का औषधालय माना जा रहा है। भारत दुनिया के साथ विशेष रूप से अफ्रीका के साथ इस दिशा में गठजोड़ करने के लिए तैयार है। भारत अफ्रीका के साथ सक्रियता में स्वास्थ्य सेवाओं को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है। भारत अपने अफ्रीकी साझेदारों की प्राथमिकता को समझता और सराहता है। भारत एजेंडा 2063 के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक सक्षम, सतत विकास वाले संपन्न अफ्रीका को देखना चाहता है। सतत विकास लक्ष्य 3 और एजेंडा 2063 का लक्ष्य कम कीमत वाली, अधिक गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाकर 2063 तक सभी नागरिकों का कल्याण और अच्छी सेहत सुनिश्चित करना है। भारत भी इस सतत विकास लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रेखांकित अच्छी गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा भारत और अफ्रीका की विकासीय साझेदारी को अहमियत देती है, जिसमें उन क्षेत्रों में काम किया जाएगा जहां अफ्रीका की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भारतीय अनुभव और उपचार की आवश्यकता हो। भारत अफ्रीका सम्मेलन 3 के सामरिक दृष्टिकोण को स्वास्थ्य क्षेत्र में संरचनात्मक साझेदारी के माध्यम से आगे ले जाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर 2016 में पहली भारतीय अफ्रीकी स्वास्थ्य विज्ञान बैठक आयोजित करवाई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2009 में पूरे अफ्रीका में 542 करोड़ रुपए लागत की एक ई-नेटवर्क परियोजना जारी की थी। इस परियोजना के अंतर्गत उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक संपर्कों के जरिए ई-नेटवर्क द्वारा भारतीय संस्थानों को अफ्रीका के 53 देशों से जोड़ा जाना था और उन्हें टेली शिक्षा तथा टेली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवानी थीं। ये परियोजना टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स भारत लिमिटेड के साथ समझौता करने वाले 48 देशों में आरंभ की जा चुकी है। इस कार्यक्रम का पहला चरण 2017 में पूरा हो गया था और अब हम दूसरे चरण में 5 वर्षों के भीतर 1500 वजीफे प्रदान कर रहे हैं। इन परियोजनाओं को नया नाम ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना दिया गया है। भारत और अफ्रीका के रिश्तों में टेलीमेडिसिन परियोजना मील का पत्थर साबित हुई है। इसके माध्यम से अफ्रीका में मरीजों के स्थान से ही चिकित्सा कर्मी अफ्रीकी संघ द्वारा अपने सदस्य राज्यों के लिए चुने गए भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित भारत के 12 बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये बहुत जरूरी है कि भारत और अफ्रीकी देशों की सरकारें तथा उद्योगपति एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए आगे आएं, जिसके माध्यम से निजी और सार्वजनिक साझेदारी से निरंतर और निर्बाध विकास के लिए हम नियामक
और वैधानिक संरचना वाली सहायक नीतियां तैयार कर सकें। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।